Any questions from Human Genome Project? एप्लीकेशंस ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बस एक बात बताई गई है बुक में. इन फ्यूचर medicines will be prepared, medicines will be given on the basis of genome, on the basis of DNA sequence. What is the best medicine for my DNA? For your DNA will be different. तो ऐसे मेडिसिन बनाए जाएंगे फ्यूचर में. और एक ब्रांच भी है फार्माको जीनोमिक्स बोल के. फार्माको जीनोमिक्स आप मेडिकल में पढ़ेंगे भी ये सब्जेक्ट. फार्माको जीनोमिक्स का मतलब है प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम. फार्माको मतलब फार्मास्यूटिकल मेडिसिन, जीनोमिक्स मतलब सीक्वेंस. ओके, प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स बेस्ड ऑन जीनोम सीक्वेंस. राइट. अभी जो करंट जो एंटीबायोटिक्स हैं, जो भी मेडिसिन हैं, दे हैव साइड इफेक्ट्स आल्सो. हर एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट्स होते हैं, पता है ना. आप कोई टैबलेट खा रहे हैं मतलब डेफिनेटली उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स रहते ही हैं. ऐसा नहीं है कि 0% साइड इफेक्ट्स, ऐसा नहीं रहता. साइड इफेक्ट्स हर मेडिसिन के रहते हैं. But in future we want to make medicines based on genome sequence, right? तो आज की टॉपिक है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग. डीएनए फिंगर प्रिंटिंग बोलो, या नहीं तो इसको आप डीएनए टाइपिंग भी बोल सकते हैं, या नहीं तो डीएनए प्रोफाइलिंग भी बोल सकते हैं. डीएनए प्रोफाइलिंग, ये टॉपिक जरा सा बहुत डिफरेंट एंगल्स में देखना है. पहले हम क्या है प्रिंसिपल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग समझेंगे, फिर मैकेनिज्म क्या है समझेंगे, फिर कुछ एनसीईआरटी के लाइंस हैं जहां पे डाउट आता है बच्चे, वो सारे चीजें क्लियर कर लेते जाएंगे. तो सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या है इसका. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए पर्सन based on his or her DNA. Identification of a person based on his or her DNA. DNA के बेसिस पे आइडेंटिफाई करना पर्सन को. आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए पर्सन और ए क्रिमिनल बेस्ड ऑन his or her DNA. So identification of a person based on his or her DNA is called DNA fingerprinting or DNA profiling. ओके, डीएनए के बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं. अर्लियर पहले क्या करते थे? अर्लियर पर्सन्स आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन फिंगरप्रिंट्स. सुने होंगे है ना, पहले फिंगरप्रिंट्स यूज करते थे. अर्लियर फिंगरप्रिंट्स वाज यूज्ड. ओल्ड मूवीज में वगैरह नाइफ के ऊपर जो है क्रिमिनल के फिंगरप्रिंट्स होते हैं, तो ओके फिंगरप्रिंट्स वाज यूज्ड अर्लियर. लेकिन ये फिंगरप्रिंट्स क्रिमिनल जो है अपने आप को बचाने के लिए हो सकता है वो मॉडिफाई कर ले फिंगरप्रिंट्स बाय बर्निंग द स्किन और बाय डूइंग सम सर्जरी. ठीक है, या हो सकता है अपने फिंगर्स ही कट कर ले हो बचने के लिए. यस, क्राइम से बचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं. तो अर्लियर फिंगरप्रिंट्स वाज यूज्ड एंड देयर इज चांस ऑफ एस्केप. बचने के चांसेस ज्यादा थे वहां पर. राइट. Earlier fingerprints was used for identification of criminal. Fingerprints was used and identification of a person based on fingerprints is called dermatoglyphics. डर्माटोग्लाइफिक्स बोलते हैं इसको. ये जो फिंगरप्रिंट्स है ना, इनको हम डर्माटोग्लाइफिक्स बोलते हैं. ओके, ये फिंगरप्रिंट का जो पैटर्न है, लाइनिंग है, इट इज यूनिक फॉर ईच एंड एवरी पर्सन ऑन दिस अर्थ. दो लोगों के मैच नहीं हो रहे फिंगरप्रिंट्स.
earlier fingerprints was used, that is called dermatoglyphics. There is one more method by which we can identify person, DNA sequencing method. DNA sequencing can be used for identification, but it is very expensive. It's very expensive है ना, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा. 3 × 10⁹ बेस पेयर का सीक्वेंस करे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना, बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये बहुत और एक्सपेंसिव हो जाएगा. इतना एक्सपेंसिव मेथड नहीं यूज कर सकते हम जस्ट क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि एक बेस पेयर सीक्वेंसिंग का चार्ज कितना बोला मैं, $3 बोला मैं, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ये पूरा 3 × 10⁹. ओके, तो यहां पर क्या है, ह्यूमन जीनोम हैज 3 × 10⁹ बेस पेयर, 3 × 10⁹ बेस पेयर्स, and it's very very expensive for sequencing. ठीक है, एक क्रिमिनल जो है क्राइम करता है, वो क्राइम स्पॉट पे उसके हेयर फॉलिकल्स गिर जाते हैं या स्किन गिर जाती है उसकी, उस स्किन में से डीएनए निकालते हैं, डीएनए निकाल के सीक्वेंसिंग करे. आप कैसा पकड़ेंगे क्रिमिनल को, वो तो है नहीं वहां पर, सिर्फ उसका बायोलॉजिकल सैंपल मिला है. अब जो भी डाउटफुल लोग हैं, मे बी 4% और 6% और 10%, उन सब का सीक्वेंसिंग करो, मैच करो. इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. और 99.9% सबका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस सेम है, 0.1% डिफरेंट है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, यूनिक फॉर ईच पर्सन. एक पर्सन यूनिक होता है, उसके जैसा कोई और नहीं होता पूरे अर्थ के ऊपर, दैट इज बिकॉज ऑफ 0.1%. ठीक है, 0.1%. 0.1% भी अगर मैं यूज करूं, सपोज इफ आई टेक आउट दैट 0.1% डीएनए विच इज डिफरेंट, तो 0.1% का भी कितने बेस पेयर होते हैं, कैलकुलेट करो. टोटल जीनोम 3 × 10⁹ बेस पेयर है, इसका जो है इट्स 0.1% बोल, तो क्या करेंगे हम, 3 × 10⁹ इंटू 0.1/100 करेंगे, तो कितना हो जाएगा ये, 3 × 10⁶ बेस पेयर हो जाएगा ये. मतलब क्या कैलकुलेट करा मैं, we are special, we are unique because of which DNA, 0.1% DNA. You and your friend, you and your brother are not same, that is because of 0.1% DNA. तो वो 0.1% भी बोलते बहुत बड़ा नंबर है, 0.1% बोलते बहुत कम बेस पेयर नहीं है, 0.1% बोलते भी 3 × 10⁶ बेस पेयर हो रहे हैं. Just imagine comparing two persons, 3 × 10⁶ बेस पेयर कंपेयर कर रहे हैं. इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी वेरी एक्सपेंसिव. तो एनी हाउ इट इज वेरी एक्सपेंसिव मेथड. सो सीक्वेंसिंग is difficult as well as expensive, उतना एक्सपेंसिव टेक्निक हम नहीं कर सकते. आप बोलेंगे सर इतना पूरा नहीं मत करेंगे हम, 99.9% तो सेम ही है, उसका सीक्वेंस नहीं करेंगे, चलो मान लिया उसका सीक्वेंस नहीं करेंगे, लेकिन 0.1% का भी सीक्वेंसिंग करेंगे ना, तो इतना हो जाएगा 3 × 10⁶ बेस पेयर. ये भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है 3 × 10⁶ बेस पेयर कंपेयर करना.
बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाएगा ये। इसलिए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग इज डिफरेंट। देखिए फिंगरप्रिंट इज डिफरेंट, वो तो मालूम हो गया, मैं फिंगरप्रिंट्स के बारे में बताया, ओल्ड मेथड था, डर्मेटोग्लाइफिक्स बोलते थे उसको। फिर उसके बाद आया सीक्वेंसिंग, बहुत एक्सपेंसिव, सीक्वेंसिंग बहुत एक्सपेंसिव है। उसके बाद आ रहा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, दिस इज डिफरेंट। सीक्वेंसिंग इज डिफरेंट, फिंगरप्रिंटिंग इज डिफरेंट। आवर टॉपिक इज फिंगरप्रिंटिंग। तो ये फिंगरप्रिंटिंग जो है कौन इन्वेंट करे थे? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वेंटेड बाय एलिक जेफरी। एलिक जेफरी in India introduced by लालजी सिंह एंड काश्यप। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सबसे पहले करने वाले इंग्लैंड के साइंटिस्ट हैं, इंग्लैंड के साइंटिस्ट हैं एलिक जेफरी। लेकिन इंडिया में इन्वेंट करने वाले जो है लालजी सिंह हैं और काश्यप हैं, राइट। नाउ व्हाट इज द बेसिस of DNA fingerprinting? If you ask me what is the principle or what is the basis of DNA fingerprinting, तो बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? डीएनए पॉलीमार्फिज्म है, डीएनए पॉलीमार्फिज्म है। तो आप बोलेंगे व्हाट इज डीएनए पॉलीमार्फिज्म? डीएनए पॉलीमार्फिज्म क्या होता है? वेरिएशन at the DNA level, variation at the DNA level is called polymorphism, is called polymorphism। जो वेरिएशन होते हैं हमारे डीएनए में, जो वेरिएशंस है, जो 0.1% डिफरेंट है, दैट वेरिएशन इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म and it is the basis of DNA fingerprinting। ओके, पॉलीमॉर्फिज्म कैसे होती है? पॉलीमॉर्फिज्म इज ड्यू टू म्यूटेशन। पॉलीमॉर्फिज्म कैसे होता है? म्यूटेशन की वजह से होता है। पॉलीमॉर्फिज्म किस वजह से होता है? म्यूटेशन की वजह से होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज म्यूटेशन? म्यूटेशन इज चेंज इन डीएनए सीक्वेंस। So my DNA, suppose AT, GCT, if that undergoes certain changes in arrangement of nucleotide, that is called mutation। तो पॉलीमॉर्फिज्म का रीजन क्या है? अगर एग्जाम में पूछ ले आपको, what is polymorphism is separate question। what is polymorphism? Variation at the DNA level, variation at the genetic level, it is called polymorphism। why polymorphism occur? म्यूटेशन की वजह से पॉलीमॉर्फिज्म होगा। कितने टाइप के म्यूटेशंस हैं ये लिख लिए फ्लो चार्ट। चलिए नेक्स्ट, म्यूटेशंस आर हाउ मेनी टाइप्स? म्यूटेशंस में दो टाइप हैं। फिर म्यूटेशन क्या होता है? चेंज इन बेस सीक्वेंस, चेंज इन बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए। So my question is whether mutations are always heritable? आप स्कूल्स में वगैरह पढ़े होंगे, म्यूटेशंस बोले तो सडन हेरिटेबल चेंज इन डीएनए, सडन हेरिटेबल, यू से हेरिटेबल, राइट? ओके, बट म्यूटेशन डेफिनेशन में कोई रॉन्ग नहीं है, बट ऑलवेज हेरिटेबल नहीं बोल सकते आप म्यूटेशन। देयर आर सर्टन म्यूटेशन हेरिटेबल एंड सर्टन म्यूटेशन नॉट हेरिटेबल आल्सो। अगर कोई पर्सन है, अडल्ट पर्सन है, अगर उसके स्किन सेल्स में म्यूटेशन होता है, स्किन में म्यूटेशन होता है, तो वो म्यूटेशन को हम बोलेंगे सोमैटिक सेल म्यूटेशन, एंड दोज म्यूटेशंस आर नॉट हेरिटेबल।
सोमैटिक सेल म्यूटेशन, और एक म्यूटेशन होता है जर्म सेल म्यूटेशन। जर्म सेल म्यूटेशन। नाउ विच म्यूटेशंस आर हेरिटेबल? तो यहां पे याद रखना, सोमैटिक सेल म्यूटेशंस आर नॉट इनहेरिटेबल, जर्म सेल म्यूटेशंस आर हेरिटेबल। अगर स्पर्म और ओवा के डीएनए में कुछ चेंजेस आते हैं बिकॉज ऑफ एक्स रेज, यूवी रेज, वट एवर, तब जो है म्यूटेशन दिखेगा नेक्स्ट जनरेशन में। तो जर्म सेल में म्यूटेशन जो भी होंगे हेरिटेबल हैं वो। क्लियर? ओके। सो आई कैन से डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म is inheritable. I can say DNA polymorphism is inheritable. What is DNA polymorphism? वेरिएशन एट द डीएनए। अगर कुछ डीएनए में चेंजेस हो रहे हैं तो उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। अब स्टेटमेंट है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म हेरिटेबल है या नहीं है? इट इज हेरिटेबल, इट इज इनहेरिटेबल। हेरिटेबल है, ये ट्रांसफर होता है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। 50% जितना भी आपके पास पॉलीमॉर्फिज्म है दैट इज फ्रॉम योर फादर साइड, 50% फ्रॉम योर मदर साइड। So you will not receive as it is father DNA. You will not receive as it is father DNA, and you will not receive as it is your mother DNA. Definitely कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे इनहेरिटेंस में, डीएनए में चेंजेस आएंगे। फादर का 50% अगर आपके पास डीएनए आ रहा है तो उसमें भी चेंजेस होके आएगा। अदरवाइज यू विल बी लुकिंग लाइक 50% फादर एंड 50% लाइक मदर। ऐसा भी नहीं होता 50-50, एग्जैक्टली ऐसा भी नहीं होता मैच। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इज इनहेरिटेबल बोल सकते हैं। इनहेरिटेबल है, बट सारे जितना भी म्यूटेशन होगा फादर साइड से वो 50% मिलेगा आपको, मदर साइड से 50% मिलेगा। एंड एवरी जनरेशन में, एवरी चाइल्ड में, सपोज ए कपल इज हैविंग फर्स्ट चाइल्ड फिर सेकंड चाइल्ड, तो सेकंड चाइल्ड में जो वेरिएशंस आएंगे फर्स्ट चाइल्ड में भी वही वेरिएशंस होंगे क्या? नहीं, हर टाइम म्यूटेशन होगा, और म्यूटेशन एक रैंडम प्रोसेस है, कौन सा भी डीएनए का पार्ट चेंज हो सकता है। ऑफ कोर्स जेनेटिक मटेरियल, बोथ ब्रदर्स आर हैविंग जेनेटिक मटेरियल डीएनए फ्रॉम द सेम पेरेंट्स, सेम पेरेंट से डीएनए आया है, बट they are not receiving same as it is DNA every time, some mutations are going on. ठीक है ना? तो अलीलिक फ्रीक्वेंसी वेरिएशन कितनी है? अलीलिक फ्रीक्वेंसी वेरिएशन कितना है हमारे पास? अलीलिक फ्रीक्वेंसी वेरिएशन कितना होता है? 0.01%। अब ये बच्चे पूछते हैं सर ये क्या है अलीलिक फ्रीक्वेंसी वेरिएशन? देखिए, ईच एंड एवरी वन ऑफ अस इज हैविंग हाइट जीन, है ना? इज देयर एनीबॉडी नॉट हैविंग हाइट जीन, नॉट हैविंग स्किन कलर जीन, नॉट हैविंग आई कलर जीन, नॉट हैविंग इंटेलिजेंट जीन्स, नॉट हैविंग जीन्स फॉर हेयर्स? ऐसा कोई है? हर एक के पास जीन्स होते हैं, सबके पास सब जीन्स होते हैं, हर कैरेक्टर के जीन्स होते हैं, बट आवर कैरेक्टर्स आर नॉट मैचिंग। Everyone is having height gene, but heights are not same. Everyone is having skin color gene, but all skin colors are not same. This is because of alleles. Allele क्या होते हैं? Allele is alternate form of the gene. जीन का alternate forms होता है। फॉर एग्जाम्पल एक जीन है H, तो उसके कई अलील हो सकते हैं। स्मॉल h भी हो सकता है, H1 भी हो सकता है, H2 भी हो सकता है, H3 भी हो सकता है, H4 भी हो सकता है। मेंडल सेट ओनली 2 अलील फॉर ईच जीन। मेंडल ने सिर्फ 2 ही अलील बोला था हर जीन के लिए, लेकिन बाद में पता चला ना, वन जीन कैन हैव मल्टीपल अलील बोल के पता चला।
सो इतना वेरिएशन हमारे हाइट्स में, इतना वेरिएशन स्किन कलर में, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ अलील्स। और वो अलीलिक फ्रीक्वेंसी वेरिएशन कितना है कैलकुलेट करे, मतलब माई अलील्स एंड यू आर अलील्स कितने परसेंट वेरिएशन करते हैं, 0.01%। कितना लेस है ये, तो भी हम इतना अलग अलग दिख रहे हैं। मान लीजिए मेरे अलील्स आपके अलील 50% मैच नहीं कर रहे तो ह्यूमंस ही नहीं दिखते थे फिर, ठीक है। तो अलीलिक फ्रीक्वेंसी वेरिएशन कितना है, 0.01% है इन पॉपुलेशन। मैक्सिमम हो सकता है मेरे पास H1 अलील होंगी, आपके पास भी H1 हो सकती है, ये किसी भी से H2 भी हो सकता है, H3 भी हो सकता है, H4 भी हो सकता है, बट मैक्सिमम चांसेस तो सेम होने के ही हैं अलील्स में। ओके, नेक्स्ट, नाउ टोटल जीनोमिक डीएनए, टोटल जीनोमिक डीएनए को अगर हम रीडिंग करेंगे, टोटल, इफ आई रीड द टोटल जीनोमिक डीएनए, it is having maximum part as repeated sequences. If I read total genomic DNA, it is made of repeated sequences. मतलब कुछ नया आंसर पेपर में हम क्या करते हैं, आंसर लिखने नहीं आ रहा, आप क्या करना चाहिए, बच्चे क्या करते हैं ज्यादातर, अगर आंसर लिखने नहीं आया तो सेम आंसर को बार बार लिखते हैं ना, एक आंसर को 10 बार लिखते हैं, 1000 बार लिख देते हैं, तो आंसर पेपर का लेंथ बहुत ज्यादा हो जाता, बाद में 0 मार्क्स ही चाहते हैं, मालूम हो जाता आपके इतना लिखे क्या नहीं, है ना। तो टोटल जीनोमिक डीएनए अगर हम सेपरेट करेंगे तो आई विल गेट 2 पीक्स। टोटल जीनोमिक डीएनए डिवाइड इनटू बल्क जीनोमिक डीएनए एंड रिपीटेटिव सीक्वेंसेस। बल्क जीनोमिक डीएनए और क्या, रिपीटेटिव सीक्वेंस, मतलब एक ही सीक्वेंस बार 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 वो लिखे हुआ है, अगेन एंड अगेन सेम सीक्वेंस लिखा हुआ है, अगेन एंड अगेन सेम सीक्वेंस लिखा हुआ है। एंड हाउ दे कैन बी सेपरेटेड, इनको सेपरेट भी किया जा सकता है। दे कैन बी सेपरेटेड बाय डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। सेम मेसलसन और स्टाल भी यूज कर रहे थे डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, यहां पर भी दे कैन बी सेपरेटेड बाय डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। तो मुझे यहां पर 2 पीक मिलने वाले हैं, एक मेजर पीक मिलेगा, एक माइनर पीक मिलेगा। तो मेजर पीक को मैं बल्क जीनोमिक बोल रहा हूं, बल्क जीनोमिक डीएनए, और एक माइनर पीक है, और माइनर पीक को मैं क्या बोलने वाला हूं, रिपीटेटिव सीक्वेंस बोलने वाला हूं। डाउट नहीं आना चाहिए अब कुछ भी, ठीक है, सारे चीजें क्लियर हो गए अब। So maximum difficulty in DNA fingerprinting topic is understanding what? Principle. क्या है प्रिंसिपल, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कौन सा डीएनए यूज करेंगे हम, क्या में बल्क जीनोमिक डीएनए यूज करेंगे या रिपीटेटिव सीक्वेंस यूज करेंगे, बोलो। रिपीटेटिव सीक्वेंस यूज करने वाले हैं मैक्सिमम। ओके, तो यहां पे लिखेंगे फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, रिपीटेटिव डीएनए और सैटेलाइट डीएनए इज यूज्ड। अच्छा, सैटेलाइट डीएनए एक नया वर्ड आज जुड़ गया है, देखिए
Repetitive sequence is called satellite DNA. Repetitive sequence is called satellite DNA. ठीक है ना? ओके आप सैटेलाइट डीएनए क्या है बोल के आपको पूछे, सैटेलाइट डीएनए इज नॉन कोडिंग। अच्छा, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन नहीं रहता है ना, हर चीज का जो है कुछ ना कुछ यूज एप्लीकेशन ह्यूमन ढूंढ के निकाला है। तो नॉन कोडिंग सीक्वेंस में डेफिनेटली दे आर नॉट कोडिंग फॉर एनी प्रोटीन, लेकिन नॉन कोडिंग जो सीक्वेंस है इट इज कॉल्ड सैटेलाइट डीएनए एंड इट इज यूज फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। Satellite DNA is non-coding and is used for DNA fingerprinting. ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम कौन सा डीएनए पार्ट यूज करेंगे, कोडिंग या नॉन कोडिंग? नॉन कोडिंग पार्ट है ना। गॉड जो है ना हर चीज को है ना कोई पर्पस के लिए बनाए हैं बोलते हैं। तो सैटेलाइट डीएनए का भी कुछ ना कुछ पर्पस है। देखो यहां पर सैटेलाइट डीएनए जो नॉन कोडिंग पार्ट है वो आज की डेट में हम यूज कर रहे हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स। ऑफ कोर्स सैटेलाइट डीएनए इन माय सेल इज नॉट डूइंग एनी फंक्शन। आपके सेल में कुछ भी सैटेलाइट डीएनए काम नहीं कर रहा है, बट इट इज यूजफुल फॉर फोरेंसिक साइंस। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोलो या फोरेंसिक साइंस बोलो, फोरेंसिक साइंस। ये क्या हुआ फोरेंसिक साइंस? फोरेंसिक साइंस भी जो है ना ये एमबीबीएस के बाद रहेगा आगे कोर्स। फोरेंसिक डिपार्टमेंट रहेगा क्राइम इन्वेस्टिगेशन, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। जो भी बायोलॉजिकल सैंपल होते हैं वो डॉक्टर के पास आते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन करता है, वो किसका है सैंपल, कहां से आया है, वो फोरेंसिक साइंस है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन इज फोरेंसिक साइंस इन सिंपल। ओके, फिर सैटेलाइट डीएनए में दो टाइप हैं। सैटेलाइट डीएनए में दो टाइप हैं, माइक्रो सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, मिनी सैटेलाइट डीएनए। ऑफ कोर्स बोथ आर रिपीटेटिव सीक्वेंसेस, बोथ आर रिपीटेटिव सीक्वेंसेस, लेकिन दोनों का लेंथ अलग अलग है। अब माइक्रो सैटेलाइट बोल तो वन, यहां पर जो है सीक्वेंस रिपीटेड होता है, 1 to 9 बेस पेयर का सीक्वेंस होता है, 1 to 9 बेस पेयर का सीक्वेंस होता है, 1 to 9 बेस पेयर, और ये 11 to 60 बेस पेयर तक हो सकता है। जस्ट इमेजिन राइट वन वर्ड हैविंग 11 अल्फाबेट्स, 11 अल्फाबेट्स का एक वर्ड लिखिए, उसको बार बार लिखिए फिर। ठीक है, एक वर्ड लिखा मैं कुछ, एक वर्ड लिख के फिर एक बार वही वर्ड लिखा, फिर एक बार वही वर्ड लिखा, फिर एक बार वही वर्ड लिखा, तो दैट इज सीक्वेंस, रिपीटेटिव सीक्वेंस। अब वो वर्ड में कितने अल्फाबेट्स हैं देखना होगा ना, 11 या 12 या 13 या 15 या 20 बेस का एक वर्ड है। एक आंसर लिखे आप, फिर एक बार लिखे आप वही आंसर, अल्फाबेट्स वही चाह रहे हैं फिर एक बार। तो ये होता है मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट। दे डिफर इन साइज, दे डिफर इन साइज, दे आल्सो डिफर इन एटीजीसी कंपोजिशन। किसी में एटीजीसी कम रहेंगे, किसी में एटीजीसी ज्यादा रहेंगे, ये तो पक्का है। ठीक है, तो लिख देना माइक्रो एंड मिनी सैटेलाइट डिफर इन लेंथ, माइक्रो एंड मिनी सैटेलाइट डिफर इन लेंथ and also differ in base composition, base composition, base composition ratio, base composition ratio है ना। बेसेस तो वही रहते हैं, एटीजीसी रहता, लेकिन वो बेस ए कितने बार आ रहा है, टी कितने बार आ रहा है, जी कितने बार, सी ये अलग अलग रहेंगे। अब आप बोलो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कौन सा डीएनए यूज करेंगे, कोडिंग नॉन कोडिंग? नॉन कोडिंग। सैटेलाइट डीएनए यूज करेंगे, नॉन कोडिंग को मैं सैटेलाइट बोल रहा हूं, और सैटेलाइट में दो टाइप माइक्रो मिनी, तो ये कौन सा यूज करेंगे दोनों में से?
तो माइक्रो यूज करना है या मिनी सैटेलाइट यूज करना है फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? मिनी सैटेलाइट इज यूज फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिनी सैटेलाइट आल्सो कॉल्ड मिनी सैटेलाइट also called VNTR, also called VNTR, also called VNTR, used for DNA fingerprinting. VNTR यूज करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए। ओके, तो VNTR क्या है बोलिए अब? वेरिएबल नंबर, जरा फुल फॉर्म जरा समझ के भी पढ़ेंगे। वेरिएबल नंबर ऑफ, मतलब एक ही चीज बार बार रिपीट होती है तो उसको बोलते हैं टैंडम रिपीट्स। सेम सीक्वेंस इज रिपीटेड मेनी टाइम्स एंड these repetitions are not same for all. Somehow repeated sequences 11 times, somehow 12 times, somehow 13 times. एक ही सीक्वेंस है लेकिन रिपीटेशन अलग अलग है। वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, हाँ बोलिए। 10 बेस पेयर नहीं है वो, ठीक है। सो जनरल साइज लिखा हुआ है माइक्रो सैटेलाइट 1 to 9 बेस पेयर और मिनी सैटेलाइट 11 to 60 बेस पेयर। ये जनरल साइज है, ठीक है। हमारे बुक में लिखा हुआ है सैटेलाइट डीएनए डिफर इन लेंथ एंड बेस कंपोजिशन रेशियोज। तो जनरली माइक्रो सैटेलाइट कितने बेस का है? 1 to 9 बेस पेयर का है और मिनी सैटेलाइट जो है 11 to 60 बेस पेयर का है। और मिनी सैटेलाइट को मैं VNTR बोल रहा हूं। मिनी सैटेलाइट को VNTR बोल रहा हूं। अब ये VNTR का साइज कितना है? VNTR साइज, अब मैं बोला कि मिनी सैटेलाइट इज आल्सो कॉल्ड VNTR, तो 11 बेस पेयर से 60 बेस पेयर तक रहेगा जनरली बोला मैं। बट इसका साइज बहुत बड़ा भी हो सकता है, रिपीटेड सीक्वेंस बहुत लॉन्ग भी हो सकता है। 0.1 से लेकर 20 किलो बेस तक हो सकता है। 0.1 to 20 किलो बेस, इतना मैक्सिमम रेंज है इसका। 0.1 से जनरली मिनी सैटेलाइट 11 to 60 बेस पेयर सीक्वेंस है। और VNTR साइज कितना है? ये सारे आपको ये नहीं पूछेगा माइक्रो सैटेलाइट का साइज क्या है, मिनी सैटेलाइट का साइज क्या है, नहीं पूछेगा बुक में, बिकॉज डिफरेंट ऑथर्स हैव गिवन डिफरेंट वैल्यूज। हमारे वैल्यू बुक में भी नहीं है वैल्यू वो माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट का। फिर भी समझने के लिए मैं बताया माइक्रो छोटा होता है, मिनी बड़ा होता है। और मिनी सैटेलाइट आल्सो कॉल्ड VNTR, हाँ VNTR का मैक्सिमम रेंज कितना हो सकता है साइज का? 0.1 से 20 के भी, ये वैल्यू गिवन है बुक में, ये पूछा जा सकता है। 0.1 से 20 के भी गिवन है, KBP नहीं है वो, KBP नहीं है, KB है वो। KBP लिखता तो क्या होता? किलो बेस पेयर हो जाता, बहुत बड़ा फर्क हो जाता, डबल हो जाती वैल्यू। तो इसलिए किलो बेस लिखा हुआ है। 1000 बेस इज इक्वल टू 1 KB। 3.2, इफ आई से 3.2 KB बोले तो 3200 बेसिस। मतलब कभी कैलकुलेशन करने में क्वेश्चन आया तो ऐसे कर लेना, आप लिख लो 1 KB इज इक्वल टू 1000 बेसिस। हाँ, KBP हो गया तो 1000 बेस पे लेना। ये KB है, किलो बेस है। आप बोलेंगे सर वहां पे मिनी सैटेलाइट 11 to 60 बेस पेयर बोला, बेस पेयर था वो। अब 60 बेस पेयर बोले तो कितने बेसेस? 120 बेसेस। तो यहां पे भी वो लिखा ना मैं, 0.1 से शुरू हो रहा, मतलब 100 बेसेस से शुरू हो रहा, 100 बेसिस से शुरू हो रहा और 20,000 बेसिस तक जाएगा VNTR का साइज, ठीक है ना? ओके,
चलो एक बार देख लो फास्ट, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ओके, अब हम करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे किया जाएगा, व्हाट इज द मेथड। मेथड क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का? एक्चुअली मेथड आसान है, मेथड आसान है, प्रिंसिपल जरा सा उसमें बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। म्यूटेशन के बारे में बोला, पॉलीमार्फिज्म के भी बारे में बताया, ठीक है। यहां पर जो मेन क्राइटेरिया है, डीएनए पॉलीमार्फिज्म, पॉलीमार्फिज्म शोस सैटेलाइट डीएनए शोस, सैटेलाइट डीएनए शोस पॉलीमार्फिज्म, पर्सन टू पर्सन सैटेलाइट डीएनए शोस पॉलीमार्फिज्म, ठीक है। जो वेरिएशन मेरे डीएनए में आपके डीएनए में नहीं रहते, वो वेरिएशंस 99.9% तो सेम है, जो 0.1% डिफरेंट है वो वेरिएशन मेरे यूनिक है। ओके, अब यहां पे क्या है, सैटेलाइट डीएनए शोज सेम डिग्री ऑफ पॉलीमार्फिज्म इन ऑल द टिश्यूज ऑफ ए पर्सन। अब मेरे डीएनए जो मेरे स्किन सेल्स में है, लिवर सेल्स में है, ब्लड में जो डीएनए, हेयर फॉलिकल्स में जो डीएनए, वो सेम डिग्री ऑफ पॉलीमार्फिज्म दिखाएगा एक पर्सन का। अब हो सकता है क्रिमिनल जो है बचने के लिए, क्राइम स्पॉट पे क्रिमिनल के हेयर्स गिर गए, हेयर फॉलिकल्स गिर गए, और उसको पता चला कि पुलिस जो है उसके हेयर फॉलिकल्स लेकर गए हैं, तो वो दूसरे दिन जाके बाल्ड हो जाएगा, बचने की कोशिश करेगा। ऐसा नहीं बच सकता वो, क्या होता मालूम, ऑल द टिश्यूज ऑफ ए पर्सन शोस सेम डिग्री ऑफ डीएनए पॉलीमार्फिज्म, ऑल द टिश्यूज, मतलब हेयर फॉलिकल्स एक पर्सन के और स्किन भी वही पर्सन का रहेगा तो कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, डीएनए सेम ही है ना, सेम पर्सन है, सेम डीएनए। टू फ्रूट्स ऑफ द सेम प्लांट, टू फ्रूट्स ऑफ द सेम प्लांट है, सेम टेस्ट, ऐसा हो गया यहां पर। तो यहां पर क्या है, सैटेलाइट डीएनए शोस सेम डिग्री ऑफ पॉलीमार्फिज्म, same degree of polymorphism in all his tissues, in all his tissues. Satellite DNA shows same degree of polymorphism in all his tissues. और सैटेलाइट डीएनए दो अलग अलग पॉइंट हैं। सैटेलाइट डीएनए शोस हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन, ठीक है। पर्सन से पर्सन जाएंगे तो बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा डीएनए में, लेकिन एक ही पर्सन के आप डिफरेंट टिश्यूज लेकर फिंगरप्रिंटिंग कर रहे हैं तो सेम फिंगरप्रिंटिंग मिलेगा। एक बार सलाइवा लेकर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर, एक बार ब्लड लेके, एक बार हेयर फॉलिकल, एक बार स्किन, सेम आएगा डीएनए, सेम पर्सन का है, सेम आएगा। तो यहां पर देखिए ये बात याद रखेंगे, लेकिन एक एक्सेप्शन है यहां पे, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैव सेम VNTR, hence DNA fingerprinting not possible in them, DNA fingerprinting not possible in them. अगर कोई मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं, अब मोनोजाइगोटिक ट्विंस में तो दोनों के डीएनए भी सेम रहेंगे, एवरीथिंग सेम, डीएनए भी सेम, VNTR भी सेम, तो अब तब तो कुछ भी नहीं कर सकता। अगर क्रिमिनल जो है एक मोनोजाइगोटिक ट्विन है तो क्या करना, आप कुछ भी नहीं कर सकते भाई, वहां पे एक्सेप्शन है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, कुछ स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस चाहिए, अदरवाइज दोनों को क्रिमिनल मानना या तो दोनों को नॉन क्रिमिनल मानना, बस यही, दूसरा रास्ता तो नहीं है।
क्या करते हैं हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में? सबसे पहले क्या किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में? नंबर 1, कलेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल। कलेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल फ्रॉम क्राइम स्पॉट। जहां पे क्राइम हुआ है उसका डीएनए कलेक्ट किया जाएगा। बायोलॉजिकल सैंपल हेयर फॉलिकल मिल सकते हैं, हेयर फॉलिकल या स्किन या ब्लड, ठीक है, या सेमेन या सलाइवा, कुछ भी मिल सकता है। बायोलॉजिकल सैंपल कलेक्ट कर लीजिए, एटसेट्रा। दूसरा स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। दूसरा स्टेप, जो भी सैंपल कलेक्ट किए हैं उसमें से डीएनए निकालिए, ठीक है। अगर आपको हेयर फॉलिकल मिला, बस एक सिंगल हेयर मिला है, तो उसमें से डीएनए अलग कीजिए। बाय विच मेथड? बाय सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। डीएनए सेपरेटेड बाय व्हाट मेथड? सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। इवन जो वॉशिंग मशीन है, इट आल्सो वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल, सेंट्रीफ्यूगेशन। वॉशिंग मशीन जो होती है ना, सो इट रोटेट द क्लोथ, तो वो क्लोथ्स के ऊपर जो डर्ट्स हैं, जो सॉइल पार्टिकल हैं, ऐसा गोल गोल फिराने से क्या होता है मालूम है? उसके ऊपर ग्रेविटी इंक्रीज होती है एंड दे सेटल डाउन, नीचे चले जाते हैं। सेम प्रिंसिपल। सेल को अगर आप जो भी हेयर फॉलिकल है उसमें जो सेल मिला है उसमें से डीएनए निकालेंगे और सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। लेकिन ये वॉशिंग मशीन के स्पीड से रोटेशन नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा रोटेशन है, इमेजिन भी नहीं कर सकते। 2 लाख रोटेशंस पर मिनट भी हो सकते हैं। तो डीएनए सेपरेट होना ना बहुत मुश्किल है। डीएनए इज सो स्मॉल मॉलिक्यूल। और तीसरा मेथड, तीसरा स्टेप आ रहा है, देखिए, एम्प्लीफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड डीएनए। तीन स्टेप हो चुके हैं। इफ आइसोलेटेड डीएनए इज लेस इन अमाउंट, जो भी आप डीएनए आइसोलेट किए हैं, इफ आइसोलेटेड डीएनए इज लेस इन अमाउंट, then PCR is conducted। PCR is conducted है ना। PCR के बारे में आप बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। व्हाट इज PCR? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इतना तो सबको मालूम ही है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर। पीसीआर से हम क्या करते हैं पता है? पीसीआर से डीएनए एम्पलीफाई कर सकते हैं। पीसीआर से डीएनए एम्पलीफाई कर सकते हैं। amount of DNA can be doubled, amount of DNA can be increased, है ना। एक हेयर फॉलिकल से थोड़ा सा डीएनए मिलेगा एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डीएनए, उससे आप क्रिमिनल को पकड़ सकते हैं। सो देयर शुड नॉट बी एनी लॉस इन दैट डीएनए, वी शुड नॉट लूज दैट डीएनए, राइट। सो फॉर दैट पर्पज हम उसके एम्पलीफाई कर लेना चाहिए, ठीक है, एम्पलीफाई करके रख लेना चाहिए। पीसीआर मशीन से एम्पलीफाई करेंगे। बुक में लिखा है बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में, पीसीआर इज यूज फॉर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस आल्सो, लिखा है ना बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में। पीसीआर इज आल्सो यूज फॉर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस ऑफ द डिसीज, ठीक है। वही पीसीआर टेक्निक यूज किया गया ना कोविड-19 में। जो डायग्नोसिस मेथड थी क्या है? पीसीआर है। और पीसीआर जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी यूज कर रहे हैं हम। आपको एग्जाम में पूछ सकता है पीसीआर कहां पे यूज करेंगे? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज करेंगे, ऑफ कोर्स। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में यूज करेंगे, यस। एंड डीएनए पीसीआर और एक जगह यूज कर सकते हैं, पीसीआर फॉसिल्स के स्टडी में भी यूज कर सकते हैं। फॉसिल्स सपोज इफ वी गेट सम फॉसिल मटेरियल, बोन्स इनसाइड द अर्थ, उसका डीएनए निकाल के स्टडी करना है, फॉसिल्स। तो ये थे 3 स्टेप्स डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के। 4th स्टेप आएगा अब। व्हाट इज द 4th स्टेप?
बायोलॉजिकल सैंपल करेक्ट करे, उससे डीएनए निकाले, डीएनए लेस था, इंक्रीज भी कर लिए। नाउ फोर्थ स्टेप, restriction digestion. Restriction digestion, what is mean by this restriction digestion? Restriction digestion is breakdown of amplified DNA into smaller fragments by using REN enzyme. यहां पे कुछ लिखेंगे नहीं, यहां पर ऐसा कुछ ड्रॉ कर लेंगे। रेन एंजाइम से कट करेंगे हम डीएनए को। रेन एंजाइम पता है आपको? restriction endonuclease enzyme. There are two types of enzyme which cuts the DNA. One is endonuclease and one is exonuclease. Exonuclease cuts the terminal ends of the DNA. Exonuclease मतलब ये मान लीजिए पेन डीएनए है, एक्सोन्यूक्लियस मतलब सिर्फ ऊपर के एंड्स को कट करता है, और एंडोन्यूक्लियस कहां कट करता है? मिडिल ऑफ द डीएनए में कट करता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात हो रही है। इट कट्स द डीएनए, इट इज आल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर। चलो डीएनए ब्रेक हो गए पूरे, यही है देखो रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। डीएनए ब्रोकन इनटू फ्रैगमेंट्स इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन। हाँ नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, agarose gel electrophoresis करेंगे। Here in this agarose gel electrophoresis, what we do, we will take agarose gel ले लेंगे, उस पे डीएनए लोड कर देंगे, डीएनए लोड करेंगे, जितने भी फ्रैगमेंट्स है ना उसको लोड कर दीजिए। डीएनए लोडेड ऑन agarose gel and then electrodes are connected. यहां पर रखेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड, यहां पर रखेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, अपोजिट साइड। एनोड इज ऑन अपोजिट साइड, एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, कैथोड इज ऑन डीएनए सैंपल, डीएनए सैंपल जो नियरर है उस साइड जो है डीएनए वेल की तरफ, डीएनए वेल बोलेंगे इसको, डीएनए वेल, डीएनए वेल बोलेंगे, जिसमें डीएनए रखे थे वो डीएनए वेल है, कैथोड है उस टाइम साइड। And we all know DNA has got negative charge. DNA being negative charge, it will migrate towards anode. DNA being negative charge, migrate towards anode under electric field. Under electric field, that's all. This is agarose gel electrophoresis. यही है agarose gel electrophoresis। डीएनए को नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे डीएनए स्टार्ट रनिंग टुवर्ड्स एनोड एंड द फ्रैगमेंट्स आर सेपरेटेड, fragments are separated. Where is the smallest fragment? Smallest fragment कहां मिलेगा आपको? सपोज यहां पे मुझे 4 फ्रैगमेंट मिले हैं, 1 2 3 4 फ्रैगमेंट मिले हैं। एक फ्रैगमेंट का नाम ए है, एक फ्रैगमेंट का नाम बी है, एक फ्रैगमेंट का सी, एक फ्रैगमेंट का डी है, और ए सबसे छोटा है समझ लो। ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुआ है। कौन से ऑर्डर में लिखा हुआ है? तो सब असेंडिंग ऑर्डर ऑफ साइज। तो सबसे छोटा फ्रैगमेंट कहां है हमारा? एनोड की तरफ है, स्मॉलेस्ट फ्रैगमेंट है, बहुत तेजी से भागेगा ना स्मॉलेस्ट फ्रैगमेंट, और सबसे बड़ा जो फ्रैगमेंट होगा जरा सा स्लो भागेगा, लार्जेस्ट फ्रैगमेंट इज स्लोली रनिंग। सो दिस इज कॉल्ड agarose gel इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये क्वेश्चन बन सकते हैं, डीएनए पे चार्ज पूछा जा सकता है, एनोड पूछा जा सकता है, और फ्रैगमेंट्स भी पूछे जा सकते हैं, इवन फ्रैगमेंट के नेम्स भी देके पूछे जा सकते हैं, साइज देकर। थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट करना रहा तो एग्जामिनर इवन ऐसा बोल सकता है, मान लीजिए 4 फ्रैगमेंट्स हैं, 10 KB, 20 KB, 30 KB, 40 KB, अरेंज करो, इसको कर सकते हैं कुछ भी ऐसा। क्वेश्चन से डरना नहीं रहता वहां पर। ऑन द बेसिस ऑफ साइज वी हैव टू अरेंज इट, राइट? ओके,
और एक बात यहां पे याद रख लीजिए, फिफ्थ स्टेटमेंट के बाद जो है आगे कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में। जस्ट यू रिमेंबर, आरबीसी कैनॉट बी यूज्ड, कैनॉट बी यूज्ड, आरबीसी कैनॉट बी यूज्ड फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आरबीसी यूज नहीं कर सकते डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने के लिए। रीजन क्या है? बिकॉज इट इज इन्यूक्लिएटेड, नॉट हैविंग न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियस नहीं है तो डीएनए कहां है? तो आप बोलेंगे सर न्यूक्लियस नहीं है ना, माइटोकॉन्ड्रिया तो होगा ना। माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, आरबीसी में न्यूक्लियस भी नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, बिकॉज आरबीसीज आर इन्यूक्लिएटेड। सो अगर क्राइम स्पॉट पे अगर ब्लड मिलेगा, फ्रॉम दैट ब्लड विच सेल यू आर गोइंग टू यूज फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? ल्यूकोसाइट्स। Leukocytes are also called WBCs. Leukocytes, also called WBC, can be used for DNA fingerprinting. Leukocytes यूज करो या WBC यूज करो, लेकिन RBC मत यूज करो, दैट्स ऑल। RBC नहीं यूज करना है बिकॉज दे आर इन्यूक्लिएटेड। तो ये 5 स्टेप्स याद रखेंगे आप लोग। इन शॉर्ट आज हम क्या पढ़े डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में? सबसे पहला वर्ड दिया मैं आज आपको, फार्मैको। क्या वर्ड था वो? फार्मैको, फार्मैकोजीनोमिक्स बोल के वर्ड दिया मैं। डिजाइनिंग ड्रग्स एट मॉलिक्यूलर लेवल, डिजाइनिंग ड्रग्स एट मॉलिक्यूलर लेवल और डीएनए लेवल, दैट इज फार्मैकोजीनोमिक्स, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इतना एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट क्यों करे थे? तो टू अंडरस्टैंड द जीन्स, टू अंडरस्टैंड द डीएनए सीक्वेंस, टू डेवलप द ड्रग्स मेडिसिन एट द डीएनए लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल। उसके बाद में आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ाया और बताया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में बल्क जीनोमिक डीएनए हटा देंगे, सैटेलाइट डीएनए निकाल लेंगे। टोटल जीनोमिक डीएनए is divided into 2 parts, bulk genomic DNA and satellite DNA. Satellite DNA is non-coding regions, and they are having repetitive sequences, and maximum mutation occur in bulk genomic DNA और satellite DNA. देखो नेचर भी क्या किया मालूम? म्यूटेशंस भी किया तो सैटेलाइट डीएनए में करा है म्यूटेशन। अगर बल्क जीनोमिक डीएनए में म्यूटेशन करता तो बहुत मुश्किल था। तो बुक में लिखा है म्यूटेशंस आर मोर कॉमन इन नॉन कोडिंग सैटेलाइट डीएनए, इसमें बहुत ज्यादा है म्यूटेशन। नॉन कोडिंग, गॉड को पता था ये फ्यूचर में कैसा जनरेशन आने वाला है जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे। पहले के जनरेशन को तो मालूम नहीं था, फ्यूचर में आएंगे तो ये म्यूटेशंस भी करते आए हैं, पॉलीमॉर्फिज्म भी जो रखे हैं। कहां पर है पॉलीमॉर्फिज्म? नॉन कोडिंग डीएनए में, नॉन कोडिंग रीजन्स में है, सैटेलाइट डीएनए में। अगर कोडिंग रीजन में म्यूटेशंस रखते ना बहुत मुश्किल थी। We are all having same coding sequences. But non-coding sequences are different. Polymorphism is in non-coding region or coding region? Non-coding regions. Okay? तो next class में हम continue करेंगे remaining. Thank you.